नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, सीएम धामी धुआंधार चुनावी प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। चोपता चंद्रनगर में सीएम धामी की आज जनसभा होगी। आशा नौटियाल के पक्ष में चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। सीएम धामी का आज धुआंधार चुनावी प्रचार है। बताते चले आपको कि केदारनाथ उपचुनाव का जो प्रचार प्रसार है वो अंतिम दौर में चल रहा है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आशा नौटियाल के पक्ष में बताते चले आपको कि चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे। चोपता चंद्रनगर में सीएम धामी की आज जनसभा है। आशा नौटियाल के समर्थन में आज मुख्यमंत्री जनता से रूबरू होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों की ओर से आपको बताते चले कि जोरों शुरू से चुनावी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव का रण जारी है। आशा नौटियाल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मनोज रावत कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उपचुनाव चल रहा है, केदारनाथ उपचुनाव होना है और इसी उपचुनाव के मद्देनजर बताते चले आपको कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पूरी तरह से ताकत है वो झोंकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की ओर से आशा नौटियाल को इस रण में उतारा गया है। बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस की ओर से मनोज रावत को अपना कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। तो केदारनाथ उपचुनाव का जो रण है वो पूरी तरह से आपको बताते चले कि यहाँ पर दोनों पार्टियों की ओर से पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इस रण में कौन किस पर भारी पड़ता है, वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो केदारनाथ उपचुनाव को अब बेहद कम दिन बचे हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगा दिया है, जिस पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसीलिए वो बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन जनता समझदार है, वो सब जानती है। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज़्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी। तो वही उपचुनाव के लिए बीजेपी की ओर से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजपुर विधायक खजान दास ने केदारनाथ विधानसभा के उखी मठ में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी है। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के लिए वोट की अपील की है। तो केदारनाथ उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से जो जंग है वो जारी है। बीजेपी अपनी एड़ी चोटी की दम लगा रही है। खजान दास ने आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं भी सुनी है। जनता से रूबरू होते आशा नौटियाल के पक्ष में वोट की अपील की है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से जनता से रूबरू हो रहे हैं, बातचीत करते हुए, जन समस्याओं को सुनते हुए नजर आ रहे खजान दास को आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने जनता दरबार लगाया है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार ने कहा है कि निर्वाचन में जो भी व्यवस्थाएं और तैयारियां की जानी है उसको समय से पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उपचुनाव से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की है। देखिए, तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली है कि किस तरह से चुनाव को संपन्न कराना है। बैठक में सभी अधिकारी किस तरह से और साथ में मिलजुल करके इस चुनाव को संपन्न कराएं, किसी तरह की अनहोनी से बचा जाए। तो जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक ली है जिसमें तमाम जो अधिकारी हैं वो शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को लेकर इसमें चर्चा की जा रही है ताकि व्यवस्थाएं की दुरुस्त किया जा सके।
प्रदेश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने और अधिकारियों की समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। बताते चले आपको कि इसको लेकर सीएम धामी ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बैठक की थी। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। तो वहीं राजधानी देहरादून में बीते सोमवार को देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 6 छात्रों की मौत हो गई है। इस हादसे में घायल एक छात्र अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहा है। वहीं अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की मामले में प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो आपको बताते चले कि बीते दिन देहरादून में सड़क हादसा पेश आया था जिसमें 6 छात्रों की मौत की जानकारी मिली थी। बताते चले आपको कि एक छात्र अभी भी जिंदगी के लिए अपनी मौत से जंग लड़ रहा है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उस बच्चे की अभी भी हालत पूरी तरह से स्थिर नहीं है। इन सभी मामलों को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रतिक्रियाएं सामने आ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। पूरे शहर में, जैसा मैं समाचार पत्रों से मुझे पढ़ने में मिला, कि पूरा राउंड इन्होंने सिटी का मारा है। कहीं पर भी आखिर इन पर पुलिस की निगाह क्यों नहीं पड़ी? एक तो यह है कि पुलिस आखिर क्यों नहीं इस तरह से लोगों को देख पा रही है कि जो ड्रंकन स्थिति में और व्हीकल्स चला रहे हैं। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, आचार और व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती है, तब तक वो किसी भी ऐसे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा है कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल, नियमावली बनाए जाने की जरूरत है। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहां पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहां से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती है। और मैं देख रहा हूं, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भी होती है, विधायकों के साथ भी होती है। कई बार मंत्री असहज हो जाते हैं अधिकारियों के व्यवहार से। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। और अगर दोनों में तालमेल नहीं होगा, शासन में और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में, तो उसका कार्य पर भी एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो जिला प्रशासन ने भूमि धोखाधड़ी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खोलने का फैसला लिया है। जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री से पहले ही उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने बताया है कि दून में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास जल्द ही डेडिकेटेड कंप्यूटर कियोस्क खुलेगा। अभी तक जितने भी हमने रजिस्ट्री ऑफिस के रिव्यूज लिए हैं और जितने भी लैंड फ्रॉड के केसेस को परयूज किया है, अवलोकन किया है, तो उसमें ये संज्ञान में आया है कि ज्यादातर लैंड फ्रॉड्स का जो कारण है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, वो बायर की इग्नोरेंस है। कहीं ना कहीं पे जो बायर हैं उनको ये संज्ञानित नहीं हो पा रहा है कि कहाँ से वो उस जमीन के टुकड़े के बारे में डिटेल्स देखें कि उसका ऑलरेडी
पहले ट्रांजैक्शन हो चुका है या नहीं, या वो पहले किसके नाम पे है, चढ़ी हुई है खतौनी में। हमारी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट की एक इसमें वेबसाइट एग्जिस्ट करती है e-registration.gov.in करके। उसका हमें ये फील हुआ है कि उचित प्रचार प्रसार की शायद कहीं पर कमी रही होगी, और जिससे जो आम जनमानस है उनको उसका एक्सेस नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। एक तरफ कांग्रेस जहां बद्रीनाथ और मंगलोर के बाद केदारनाथ सीट को जीतना चाहती है, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी केदारनाथ सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि बीजेपी के लिए केदारनाथ सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल भी बना हुआ है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर उत्तराखंड में सियासी पारा हाई है, और वो भी क्यों ना। अयोध्या और बद्रीनाथ में हार के बाद बीजेपी अब केदारनाथ सीट को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती, जिसके लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। खास बात यह है कि पार्टी ने परंपरा से हटते हुए दिवंगत विधायक शैला रानी रावत के परिवार से किसी को टिकट न देकर 2 बार के पूर्व विधायक आशा नौटियाल को चुनाव में उतारा है। बीजेपी ने पूर्व विधायक आशा नौटियाल को टिकट देकर ये साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में केदारनाथ उपचुनाव को जीतना चाहती है। पर सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को मिल पाएगा बाबा केदार का आशीर्वाद, या कांग्रेस केदारनाथ में लगाएगी जीत की हैट्रिक। दरअसल केदारनाथ सीट पर बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पुराने चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी ने जहां आशा नौटियाल पर भरोसा जताया, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस केदारनाथ सीट को हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए उसने केदारनाथ बचाओ यात्रा निकालकर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की। तो वहीं बीजेपी ने भी अपने स्तर पर केदारनाथ के लिए कई तरह की घोषणाएं की हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ चुनाव के लिए गंभीर दिख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि केदारनाथ सीट जीतना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। हालांकि केदारनाथ सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी, इसका फैसला केदारनाथ के 90,540 मतदाता करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं केदारनाथ सीट का समीकरण। कुल मतदाता 90,540, पुरुष मतदाता 44,765, महिला मतदाता 75,775, सर्विस वोटर्स 2,249। उपचुनाव में केदारनाथ से जुड़े कई मुद्दे हैं, जिन पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसमें केदारनाथ पीतल सोना विवाद, दिल्ली केदारनाथ मंदिर मामला, चारधाम यात्रा अनियमितता, केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य जैसे कई मुद्दे हैं। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव पीएम मोदी के सहारे जीतने की कोशिश में है। बीजेपी के कई नेता ये बार बार कह चुके हैं कि केदारनाथ से पीएम मोदी का खासा लगाव है। इतना ही नहीं, पार्टी उपचुनाव के प्रचार में लगातार केंद्र के कामों का सहारा लेकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रही है। कि वो चुनाव बहुत ही ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जब वहां से हमारी जो विधायक थी आदरणीय शैला रानी, उनका दुखद रूप से हमारे बीच से चली गई, और इस परिस्थिति में हो रहा है। और केदार धाम माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से उसका नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, एक भव्य केदार और दिव्य केदार बना है। निश्चित रूप से वो हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत हृदय के निकट है। उस स्थान का एक आस्था और श्रद्धा का एक बड़ा केंद्र है। तो वहाँ के लोग विकास जो वहाँ पर हुआ है, उस विकास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले दिनों जो आपदा आई थी वहाँ पर, उस आपदा में भी जिस प्रकार से तेजी से काम हुआ है, सब लोगों ने देखा है। और मैंने भी कहा है, वहां जाकर भी कहा था, पहले भी कहा था कि जितने समय तक केदारनाथ क्षेत्र को नया विधायक नहीं मिल जाता, मैं भी उनके विधायक के रूप में काम करूंगा। केदारनाथ सीट का क्या इतिहास रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं। आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी जीत, शैला रानी रावत कांग्रेस हार। साल 2007 में केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी आशा रानी नौटियाल जीती, कांग्रेस कुंवर सिंह नेगी हारे। साल 2012 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस शैला रानी रावत जीती, भारतीय जनता पार्टी आशा नौटियाल हारी। 2017 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, कांग्रेस मनोज रावत जीत, निर्दलीय कुलदीप रावत हार।
2016 में कांग्रेस में भारी बगावत हुई और शैला रानी रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने आशा नौटियाल का टिकट काटकर शैला रानी को अपना प्रत्याशी बनाया। आशा नौटियाल निर्दलीय लड़ी और इसका फायदा कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को पहुंचा। 2017 में मोदी लहर के बावजूद मनोज रावत कांग्रेस को इस सीट से जीत दिलाने में कामयाब रहे। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत को करीबी अंतर से मात दी। 2022 केदारनाथ विधानसभा चुनाव परिणाम, शैला रानी रावत बीजेपी जीत, कुलदीप रावत निर्दलीय हार। 2022 में बीजेपी ने फिर से शैला रानी रावत को उम्मीदवार बनाया। उन्होंने निर्दलीय कुलदीप रावत को हराकर बीजेपी को जीत दिलाई। हालांकि इस साल जुलाई में केदारनाथ सीट पर बीजेपी की विधायक शैला रानी रावत के निधन से ये सीट खाली है, जिसके बाद अब यहाँ उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी किसी भी हाल में जीतना चाहती है। ये तो जग जाहिर है कि बीजेपी हमेशा से ही हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ती आई है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में धार्मिक सीट पर मिली हार के बाद विपक्ष की ओर से बीजेपी पर लगातार हमला किया जा रहा है। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई थी। इसके बाद हुए उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव में भी बीजेपी के हाथ हार लगी। अयोध्या में जहां समाजवादी पार्टी तो बद्रीनाथ में कांग्रेस ने बाजी मार ली। हिंदू राजनीति के केंद्र में अयोध्या और बद्रीनाथ दोनों के खासे मायने हैं। ऐसे में जब दोनों ही केंद्र बीजेपी से दूर हो गए तो विपक्ष की ओर से हमला किया जाना तो लाजमी था। अब केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। अयोध्या, बद्रीनाथ को गंवाने के बाद बीजेपी इस चुनाव में जी जान लगा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर आध्यात्मिक सीट पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा या फिर केदारनाथ की जीत के साथ ही बीजेपी का खोया हुआ वर्चस्व लौटेगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन महापर्व के तहत संगठन चुनाव की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया है। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राणा तथा शक्ति केंद्र सहयोगी विजयपाल सिंह रावत की उपस्थिति में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर अम्बरीश प्रसाद थपलियास को चुन लिया गया है। संगठन पर्व का तृतीय चरण प्रारंभ हो चुका है। आज से बूथ के चुनाव संगठन के प्रारंभ हो गए हैं। मैंने आज अपने बूथ से इसको प्रारंभ किया है। 20 तारीख तक सभी बूथों पर संगठन के चुनाव होंगे और 22 तारीख को दिल्ली के अंदर पुनः संगठन पर्व की बैठक होने वाली है, जिसमें मंडल अध्यक्ष का चुनाव, उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव और फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत तिथि घोषित होगी। और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी यथातिथि उत्तराखंड संगठन अपने इस संगठन पर्व को पूर्ण करेगा। जिन मंडलों में 50% बूथों का विधिवत चुनाव होगा, उसका मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा और मंडलों के अंदर 50%, जनपद के अंदर 50% मंडलों के संगठन चुनाव के बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और 50% अधिक जिलों के चुनाव के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के अंदर हम 100% चुनाव बूथ से लेकर मंडल जिले का करेंगे। तो हरिद्वार में सुबह घने कोहरा दिखाई दिया है। कोहरे की वजह से सड़कों पर दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े हैं। इसके अलावा कोहरे के कारण स्कूली बच्चे, अभिभावक और कामकाजी लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।